इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री किरण रिजिजू जी, मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और हमारे बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े गवर्नर हिमाचल प्रदेश श्रीमान शिव प्रताप जी शुक्ला, गवर्नर अरुणाचल प्रदेश लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य पटनायक, गवर्नर राजस्थान श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े, चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू, चीफ मिनिस्टर मिजोरम श्री लाल धोमा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख ब्रिगेडियर डॉक्टर वीडी मिश्रा, विभिन्न राज्यों और यूटी से जुड़े सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ श्री राजेश सिंह जी, डिफेंस सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, डीजी बॉर्डर रोड, बीआरओ के सभी कर्मयोगी एवं देवियों व सज्जनों, आप सभी जानते हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे भारत की सेना ने हम सभी भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मैं नारे लगाऊंगा। हमारे देश के सेना के जवानों के सम्मान में हम सभी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसी कि आप सबको जानकारी है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है। जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। साथियों, आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 66वें फाउंडेशन डे पर आपके बीच उपस्थित होना मेरे लिए गौरव का विषय है और यह खुशी की बात है कि आज इस इंपॉर्टेंट डे पर बीआरओ द्वारा निर्मित 50 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन
करने का अवसर भी हमें प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां आमंत्रित किया है। साथियों, किसी भी संस्थान के लिए उसका फाउंडेशन डे यह बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता है। वैसे भी 65 वर्षों की आपकी जो यात्रा रही है वो बेहद गौरवशाली रही है। इसलिए आज का दिन उस गौरवमयी यात्रा को याद करने का दिन है। इसके साथ साथ यह दिन ठहर कर सोचने का भी दिन होता है कि अपनी अब तक की यात्रा में हमने क्या क्या हासिल किया है, और यह हमारी अब तक की कार्य प्रणाली का विश्लेषण करने का भी यह दिन है। साथ ही यह एनालिसिस करने का भी दिन है कि भविष्य में हमारी राह क्या होनी चाहिए। साथियों, मैं देख पा रहा हूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के अलग अलग क्षेत्रों से हमारे कई साथी जुड़े हुए हैं। अक्सर हम उद्घाटन के अवसर पर बड़ी बड़ी संस्थाओं का और बड़ी बड़ी एजेंसीज का नाम तो लेते हैं, परंतु ऐसे कई कर्मयोगी हैं जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में उनका योगदान भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मुझे लगता है कि आज का दिन उनके एक योगदान को एक्नॉलेज करने और एप्रिशिएट करने का भी दिन है। साथियों, आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है। कहने को तो ये हम सारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, लेकिन मैं इन्हें सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं समझता। हमें जो सड़कें दिखती हैं, जो पुल दिखते हैं, वह सिर्फ दो स्थानों को जोड़ने वाले नहीं होते हैं, बल्कि वह लोगों के दिलों को जोड़ने वाले होते हैं। इन प्रोजेक्ट से राष्ट्रीय सुरक्षा को तो मजबूती मिलती ही है, साथ ही साथ यह प्रोजेक्ट इन सभी रीजन्स को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को भी बढ़ावा देते हैं। यह तमाम प्रोजेक्ट्स इन क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देंगे, जिससे निश्चित रूप से यहाँ के निवासियों की आय में वृद्धि होगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट होगा और इन क्षेत्रों में समृद्धि आएगी, यानी प्रॉस्पेरिटी आएगी। साथियों, मुझे बताया गया कि आज जिन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है, इनकी टोटल कॉस्ट लगभग 1900 करोड़ रुपए के आसपास की है। मुझे लगता है कि यह केवल उनकी नॉमिनल वैल्यू पर है। इसकी असली वैल्यू है वह तो हम आंक भी नहीं सकते। इन सड़कों के माध्यम से जब कोई बच्ची स्कूल जाएगी और अपना भविष्य बनाएगी, तो उसके इम्पैक्ट का आकलन भी हम नहीं कर सकते। इन ब्रिजेस के माध्यम से जब यहां एम्बुलेंसेज दौड़ेंगी और समय पर लोगों को इलाज होगा, उसकी वैल्यू को भी नहीं आंका जा सकता है। जब इन सड़कों के माध्यम से विभिन्न संस्कृति के लोग आपस में जुड़ेंगे या फिर एक दूसरे से जो कुछ सीखेंगे, उसकी वैल्यू कोई भी आंक नहीं सकता है। जब इन टनल्स के माध्यम से यहाँ के किसानों द्वारा उगाए गए फूल, फल, सब्जियां इत्यादि दूसरे क्षेत्रों में आसानी से पहुंचेंगे, उसका जो आर्थिक और सामाजिक प्रभाव यहाँ के किसानों पर पड़ेगा, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत कोई भी नहीं आंक सकता। साथियों, मैं इन प्रोजेक्ट्स की डिटेल देख रहा था। मैंने देखा कि इनमें छोटे से लेकर बड़े रोड्स, टनल्स और ब्रिजेज हैं। कुछ मीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक इनकी लंबाई है। हालांकि उनकी लंबाई से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। कोई पुल अगर छोटा है, कोई सड़क यदि छोटी है, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया की लंबी से लंबी जो यात्राएं होती हैं, वह सिर्फ एक छोटे से रास्ते से ही शुरू होती हैं। इसलिए इन प्रोजेक्ट्स की कीमत, इनकी वैल्यू सिर्फ इस बात से नहीं आंकी जा सकती या फाइनेंशियली या फिजिकली कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और यह कितना छोटा प्रोजेक्ट है। असल में इनकी असली कीमत इस बात से है कि यह कितने परिवारों को जोड़ रही हैं, कितने लोगों की संस्कृति को, उनके रहन सहन को आपस में करीब ला रही हैं, कितने लोगों की आर्थिक और सामाजिक समृद्धि, इकोनॉमिक और सोशल प्रॉस्पेरिटी में अपना ये योगदान दे रही हैं। यह प्रोजेक्ट्स लोहे, कंक्रीट या कोलतार से बनी हुई
एक संरचना भर नहीं है, बल्कि यह एक कमिटमेंट है, यह एक प्रतिबद्धता है सीमावर्ती क्षेत्र के विकास का। यह एक रिजॉल्व है, यह एक संकल्प है बॉर्डर एरियाज में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का। यह एक दृढ़ निश्चयता का डिटर्मिनेशन है लोगों के दिलों को जोड़ने का। इसलिए मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स इनवैल्यूएबल हैं, इनकी कीमत का आकलन नहीं किया जा सकता। साथियों, प्राचीन काल से ही मार्ग मानव सभ्यता के विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। मार्गों की महत्ता हमारे इतिहास में हमेशा से रही है। जब आप मानवता का इतिहास पलट कर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ट्रांसपोर्टेशन रूट्स ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इतिहास बताते हैं कि सिविलाइजेशन थ्राइव हुई तो उसके पीछे रूट्स और राजमार्गों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कला, साहित्य, संस्कृति और विज्ञान का प्रचार प्रसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक इन्हीं के माध्यम से फैलता है। यदि मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो मुझे यहां के दो इंपॉर्टेंट रूट्स के नाम स्वाभाविक रूप से याद आ रहे हैं। आप शायद उत्तरापथ और दक्षिणापथ के बारे में जानते होंगे या सुना होगा। उत्तरापथ और दक्षिणापथ हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट रीजन्स को एक दूसरे से जोड़ने वाले धागे की तरह है। आप सोचिए, हजारों साल पहले जब संचार के इतने तेज साधन नहीं थे, तब आइडियाज और कल्चर, विचार और संस्कृति एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते थे। पांड्य साम्राज्य का मोती और मदुरई का कपास आखिर मगध के पाटलिपुत्र में कैसे बहुत प्रसिद्ध हो गया। राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान बने महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं कावेरी पट्टनम तक कैसे पहुंच गईं। संगम युग की मणिमैखली की चर्चा कश्मीर तक कैसे फैल गई। जब भारत में मॉडर्न पॉलिटिकल यूनिटी का कंसेप्ट भी नहीं आया था, तब से इन रूट्स ने सभ्यता और संस्कृति के विकास और आदान प्रदान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि हम महात्मा बुद्ध के बाद के इतिहास पर भी नजर डालें, तब भी हमें यह देखने को मिलता है कैसे दूसरे क्षेत्रों से आकर लोगों ने भारत की संस्कृति को समृद्ध किया और भारत की संस्कृति से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है। इन मार्गों का महत्व तब भी इतना ज्यादा था कि व्यापार के लिए समर्पित सड़कें बनाई जाती थी। आप जब सिल्क रूट के बारे में जानते हैं, आप सभी को मालूम है सिल्क रूट के बारे में, जिसने एक तरह से पूरे एशिया और मध्य यूरोप तक को कवर कर लिया था। भारत से भी उस सिल्क रूट का एक बड़ा हिस्सा होकर गुजरता था, जिससे न सिर्फ सामान बल्कि संस्कृति और विचार का भी एक्सचेंज, आदान प्रदान यह होता था। एशिया और यूरोप के बीच कल्चरल एक्सचेंज, सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी सिल्क रूट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथियों, सिर्फ स्थलीय मार्ग का ही नहीं बल्कि जलीय मार्ग का भी ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता में एक बहुत बड़ा महत्व रहा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ हमारा व्यापार जलीय मार्ग से ही होता था। अरब के जो व्यापारी आते थे वह भारत में जलीय मार्ग से ही आते थे। इन रूट्स का असर हमारे संस्कृति पर, हमारे परंपराओं पर और हमारी अर्थव्यवस्था पर तो पड़ा ही, साथ ही साथ इन रूट्स ने दुनिया को कई सारी नई चीजें भी सीखने को दी हैं। आप में से बहुत से लोग इस बात को जानते भी होंगे कि मानसून की हवाओं का जो कंसेप्ट है, और उसको सबसे पहले अरब के यात्रियों ने खोजा था, और वह कंसेप्ट तब खोजा गया था जब वह जलीय मार्ग से भारत में आते और जाते थे। इसी प्रकार भारत में हुई न्यूमेरिक्स, नंबर जो होते हैं, की खोज ने भी पहले अरब और बाद में यूरोप तक का रास्ता तय किया था। साथियों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार आई है, तब से हमारे प्रधानमंत्री का इस बात पर विशेष ध्यान रहता है कि सीमावर्ती इलाकों का कैसे अधिकतम विकास किया जाए। यह बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे सीमावर्ती इलाकों को लंबे समय तक उसको उपेक्षित किया गया, कैसे एक लंबे समय तक वहां पर
अच्छी क्वालिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर तो छोड़िए, एक बेसिक क्वालिटी के भी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नहीं पहुंचाया गया। परंतु आज स्थितियां बदली हैं। आज सीमावर्ती क्षेत्रों में सेफ, सिक्योर्ड एंड वाइब्रेंट लैंड बॉर्डर्स को इंश्योर करने के लिए हमने वाइब्रेंट विलेज इनिशिएटिव भी प्रारंभ किया हुआ है। देश भर में सड़कों के निर्माण की यदि मैं बात करूं तो आज हम प्रतिदिन लगभग 35 किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं, प्रतिदिन 35 किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं। इसके अलावा भी हम बड़े स्तर पर कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं। स्थितियां पहले की तुलना में कुछ इस प्रकार बदली हैं कि मुझे आए दिन बीआरओ के किसी न किसी कार्यक्रम में आकर सड़कों का, ब्रिजेस का, टनल्स का और ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने का अवसर मिलता रहता है। साथियों, रक्षा मंत्री के रूप में मुझे बीआरओ द्वारा किए गए कामों को नजदीक से कई बार देखने का अवसर भी मिला है। पिछले कुछ वर्षों में मैंने देखा है कि कैसे बीआरओ ने बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में क्रांति ला दी है। बीआरओ ने जो काम किया है वह न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भी यह सहायक सिद्ध हो रहा है। पिछले 4 वर्षों में ही आज के 50 नए प्रोजेक्ट्स के इनॉग्रेशन सहित बीआरओ ने 13,743 करोड़ रुपए के कुल इन्वेस्टमेंट के साथ 456 इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके लिए मैं बीआरओ को बधाई देता हूं। साथियों, बीआरओ की काम की क्वालिटी भी मैं कह सकता हूं कि ये वर्ल्ड क्लास की है, जिसका एक प्रमुख उदाहरण सेला सुरंग है, जिसका उद्घाटन पिछले वर्ष ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का एक प्रतीक है और मुझे यह बताते हुए बेहद गौरव की अनुभूति हो रही है कि पिछले 5 वर्षों में ही बीआरओ का बजट लगभग 2 गुना हो गया है, जिससे सीमा पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में रिकॉर्ड तोड़ प्रगति हुई है। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में बीआरओ ने 16,600 करोड़ रुपए का 16,600 करोड़ का रिमार्केबल एक्सपेंडिचर किया है, जो अपने आप में यह ऐतिहासिक है। साथियों, बीआरओ ने खुद को सबसे चुनौतीपूर्ण और सुरक्षा के सेंसिटिव एरियाज में भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में अपने को स्थापित किया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बीआरओ महत्वपूर्ण सड़क प्रोजेक्ट का सफलतापूर्वक निर्माण इस समय कर रहा है। आप सब तो जानते ही हैं कि जहां कोई नहीं पहुंचता वहां तक जाने वालों को ट्रेल ब्लेजर कहते हैं। बीआरओ के मामले में भी मैं यह कह सकता हूं कि जहां तक आम सड़कें नहीं पहुंचती वहां बीआरओ पहुंचता है। यानी बीआरओ हमारे देश का रियल ट्रेल ब्लेजर है। जिस कठिन भौगोलिक ज्योग्राफिकल टेरेन जिसे बोलते हैं में आप सब काम करते हैं, जिन कठिन परिस्थितियों में आप सब काम करते हैं, अपने आप में यह बहुत ही प्रेरणास्पद है। हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में एक्सट्रीम वेदर, लो ऑक्सीजन लेवल्स और बहुत ही कठिन काम करने की स्थितियां जहां रहती हैं, ऐसे में आप काम करते हैं। लद्दाख की ऊंची बर्फीली ऊंचाइयों पर से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीहड़ भूभागों तक बीआरओ के जवान लास्ट माइल तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं। और हमारे अरुणाचल प्रदेश के यहां पर हमारे केंद्र में जो मंत्री हैं श्री किरण रिजिजू जी, वो जानते हैं। जब मैं इनसे पूछता था कि आप लोग कन्वेंसिंग कैसे करते हैं चुनाव के दौरान में, तो जब उसकी चर्चा करते हैं तो सचमुच हम लोग तो इधर रहने वाले लोग कल्पना भी नहीं करते। कई बार इन्हें सब जीरो टेम्परेचर, लैंड स्लाइड्स और अवलांच का भी सामना करना पड़ता है। इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बीआरओ हमारे राष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और यह वास्तव में आपका मोटो, ध्येय वाक्य जो है, कनेक्टिंग प्लेसेस
कनेक्टिंग पीपुल, यानी स्थान को जोड़ने का मतलब होता है लोगों को आपस में जोड़ना। साथियों, मैं यहां दोहराने की जरूरत नहीं समझता हूं कि बीआरओ का सबसे बड़ा रोल उसका रणनीतिक रोल है, स्ट्रेटेजिक रोल है। आज की जो परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए तो यह रोल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में आपको यानी बीआरओ को हमेशा अपनी पूरी तैयारी रखनी होगी। आने वाले किसी भी इवेंट के लिए हमें तैयार रहना होगा और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी तैयारियां युद्ध स्तर की हों। और इसे मैं कुछ उदाहरणों के साथ आपको बताना चाहूंगा। जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास बेहद तेज गति से चलने वाला कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, लेकिन उसकी स्पीड के हिसाब से कोई सड़क आपके पास नहीं है। ऐसे में फिर उस गाड़ी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हमारे पास कितने भी बड़े टैंक या आर्मर्ड व्हीकल क्यों न हो, लेकिन यदि सही समय पर सही स्थान तक वह नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनका कोई महत्व नहीं है। यदि हम नए नए फाइटर प्लेन्स अपने बेड़े में शामिल करें लेकिन हमारे पास एयरबेस की अच्छी फैसिलिटी न हो तो उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। हमें जब भी मॉडर्नाइजेशन की बात हम करते हैं, हम जब भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज पर ध्यान देते हैं तो हम एक सर्टेन एजम्पशंस के साथ ऐसा करते हैं। हमारे कुछ डिफाइंड पर्पसेस होते हैं जिनको ध्यान में रखकर हम कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी करते हैं। जैसे यदि हमारा कोई फाइटर प्लेन अपने बेस के अलावा किसी सड़क पर उतरता है तो उसके सड़क पर उतरने मात्र से ही उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि अब उसके पास बेस के साथ साथ सड़क के रूप में भी एक विकल्प मौजूद है। ऐसे में उस फाइटर प्लेन को अपनी हर छोटी मोटी जरूरत के लिए बेस पर वापस नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए हम हमारी आर्म फोर्सेस की हर जरूरत के लिए न्यू जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें। यह समय की आवश्यकता है, यह समय की मांग है। मुझे पूरा विश्वास है कि बीआरओ इस आवश्यकता के अनुरूप पूरी तरह से तैयार है। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में और इसके पहले एक गृह मंत्री के रूप में मुझे बीआरओ द्वारा निर्मित सड़कों पर यात्रा करने का कई बार सुखद अनुभव भी मिला है। उन अनुभवों के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि जिस हाई क्वालिटी की सड़क आप लोग बनाते हैं वह अद्भुत है। वह सड़कें इतनी सुंदर होती हैं कि उस पर चलते हुए आदमी कई बार अपनी मंजिल तक भूल जाए। मैं तो देशवासियों से यह भी कहना चाहूंगा, यदि आपको बिना मंजिल की यात्रा का आनंद लेना है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में, मैं मैदानी क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूं, पर्वतीय क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, यदि आपको बिना मंजिल की यात्रा का आनंद लेना है और पर्वतीय क्षेत्रों में, तो आप बीआरओ की बनाई हुई सड़कों पर निकल पड़िए। आपको जो आनंद आएगा उसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और मैं यह सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि बहुत सोच समझकर यह बात मैं कह रहा हूं। जब भी आप बीआरओ द्वारा निर्मित सड़कों पर जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप सीमावर्ती इलाकों के लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, आप वहां के कल्चर, वहां के अन्य जो परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, उनको पहचानेंगे और इससे कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी यात्रा का अनुभव मिलेगा जिसे आप जिंदगी भर याद रखेंगे। और आप आज जब हम इस बड़े दिन का जश्न मना रहे हैं तो आइए हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने का संकल्प लें जहां हमारे सीमावर्ती इलाकों का हर गांव, वहां का हर नागरिक अपॉर्चुनिटी या अवसर, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा और प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि से युक्त हो। आइए हम मिलकर एक ऐसे भारत के निर्माण की ओर आगे बढ़े। साथियों, जहां इस देश के सबसे विकसित इलाके में और इस देश के सीमावर्ती इलाकों में कोई अंतर न हो, असल मायने में हम तभी 2047 तक एक विकसित राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और अंत में एक बार मैं फिर आप सभी को बीआरओ के स्थापना दिवस की ढेर सारी हृदय से बधाइयां देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक बार बोलिए, भारत माता की।